आज के क्लास में एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे हम लोग अपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर। चैप्टर का नाम होगा यूनिटरी मेथड। पिछले क्लास में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था रेशियो एंड प्रपोर्शन वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर के अंदर यूनिटरी मेथड। ठीक है, और यूनिटरी मेथड में आपको याद होगा हम कितना चीज पढ़ने वाले हैं, दो चीज। एक होगा हमारा डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होगा इनवर्स वेरिएशन। जैसा हम लोग पढ़े हुए थे, इंट्रोडक्शन में भी समझे हुए थे ना पहले वाले क्लास में, जो हम लोगों ने फ्लो डायग्राम बनाया था। तो यहाँ पे भी आज हम लोग फिर से दोबारा क्या कर लेंगे, एक छोटा सा फ्लो डायग्राम इसका भी बना लेंगे कि इसमें भी हम लोग कितना चीज पढ़ने वाले हैं, दो चीज। यूनिटरी मेथड में हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वो होगा डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन को डायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट वेरिएशन बोले या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन बोले, बात सेम है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन जिसको एक और किस नाम से जाना जाएगा, इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रपोर्शन, मतलब इसका भी दो नाम है, आप जिस नाम से पुकार लो दोनों सही है। तो इनवर्स वेरिएशन बोलिए या फिर इनवर्स प्रपोर्शन बोलिए। उसी तरीके से इधर भी डायरेक्ट वेरिएशन बोलिए या डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलिए, बात सेम है। तो हमारा जो चैप्टर है ये वाला यूनिटरी मेथड, इसके अंदर हम लोगों को दो चीज पढ़ना है। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, जिसको आप डायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं, सेम ही चीज है, ठीक ना। और दूसरा पढ़ना है इनवर्स वेरिएशन, जिसको आप इनवर्स प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं, सेम ही चीज है, ठीक है। लेकिन हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डायरेक्ट वेरिएशन, ये वाला टॉपिक। और ये टॉपिक बहुत छोटा है, 4 क्वेश्चन हमारे पास है, आज ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कल चलेंगे इनवर्स वेरिएशन यानी कि इनवर्स प्रपोर्शन पे, ठीक है। तो दोनों छोटा छोटा टॉपिक है, तो दो दिन में खत्म, ये आज ये वाला और वो वाला टॉपिक कल हमारा खत्म, ठीक है। तो आइए शुरुआत करें, ध्यान से बस सुनना है। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट वेरिएशन, ये हमारा पहला नंबर है जिसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, और ये है हमारा दूसरा नंबर जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आपको हेडिंग दे देना है कि हम लोग जो आज पहला डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन, जिसको आप डायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला टॉपिक जो हम लोग यूनिटरी मेथड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सिंपल है, आइए अब समझते हैं। अब थोड़ा सा रुकिए, लिखना बंद कर दीजिए, पहले समझिए चीजों को, क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा तो लिखना आप बाद में, मतलब लिख तो आप बाद में भी सकते हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है कि यूनिटरी मेथड हम लोगों का दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला डायरेक्ट वेरिएशन, जिसको आप डायरेक्ट प्रपोर्शन बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट है इसका इनवर्स वेरिएशन, जिसको इनवर्स प्रपोर्शन भी बोला जा सकता है। सेम ही चीज होता है, कुछ अलग नहीं है। क्योंकि दो पार्ट है तो हम लोग इसको दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, जो कि आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहीं से आपका पहला वाला पार्ट स्टार्ट हुआ। अब देखो यार, पहले ना समझो कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है, क्योंकि यदि ये एक बार समझ में आ गया ना तो फिर आपके लिए कहानी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल से समझिए, एक लॉजिक आपको समझाते हैं, ठीक है। समझिएगा बहुत ध्यान से। हमारे पास मान लेते हैं, सपोज करो मेरे पास ये 4 पेंसिल हैं, ठीक है। 4 पेंसिल है, एक पेंसिल का दाम है मान लो कितना, 5 रुपया। तो मान लीजिए कि हम गए स्टेशनरी वाले शॉप पे और हमने बोला भैया एक हमको पेंसिल दीजिए, तो उन्होंने हमको एक पेंसिल दिया। तो मेरे पास कितना पेंसिल आया, एक पेंसिल। तो यहाँ पे ना हम दो कैटेगरी बनाते हैं, एक कैटेगरी बनाते हैं पेंसिल का और दूसरा बना देते हैं प्राइस का, क्योंकि पेंसिल तो कुछ दाम में ही मिलेगा ना, फ्री में थोड़ी देगा वो, ठीक है। तो देखो हमको एक पेंसिल का जरूरत था, तो हम स्टेशनरी वाले दुकान पर गए,
हमने बोला कि हमको एक पेंसिल का जरूरत है, हमको पेंसिल दीजिए, तो एक पेंसिल हमको दे दिया। एक पेंसिल हमको मिला, हमने उसको कितना रुपया दिया, मान लीजिए 5 रुपया। पेंसिल का दाम कितना है, 5 रुपया। तो हमने एक पेंसिल लिया और उसको हमने दिया कितना, 5 रुपया। ठीक, हमने बोला कि नहीं, एक पेंसिल ना हम मेरे भाई के लिए भी लेके जाना है, तो एक पेंसिल और दीजिए। तो एक पेंसिल है वो हमको और दे दिया। अब हम उसको कितना देंगे, टोटल 10 रुपया देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पेंसिल कितना हो गया बताओ, 2 पेंसिल हो गया। तो अब हम उसको रुपया कितना देंगे, 10 रुपया देंगे। वेरी गुड। हम बोले कि नहीं यार, आने वाले समय में मेरा एग्जाम है, तो एक पेंसिल का जरूरत और पड़ेगा, तो एक पेंसिल और दे दीजिए। तो एक पेंसिल हमारे पास और आ गया। अब हमारे पास टोटल कितना पेंसिल आया, 3 पेंसिल आया। तो हम अब दुकानदार को कितना देंगे, 15 रुपया देंगे। तो यहाँ पे 3 पेंसिल हमको मिला और हमने दुकानदार को दे दिया 15 रुपए। अब फिर मेरे भाई का भी तो एग्जाम होगा, तो उसको भी एक एक्स्ट्रा पेंसिल चाहिए, तो एक पेंसिल हम और ले लिए। तो अब हम उसको कितना देंगे, दुकानदार को 20 रुपया देंगे। तो 4 पेंसिल मेरे पास आ गया टोटल, और दुकानदार को हमने टोटल कितना दे दिया, 20 रुपया दे दिया। अब देखो, इससे हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। मेरे पास 4 पेंसिल तो आ गया, क्योंकि 4 चाहिए था, 4 हमारे पास पेंसिल आ गया। हमने दुकानदार को दिया कितना रुपया, कितना दिया हमने, 20 रुपया दिया। इसमें आपको एक चीज दिख रहा है कि जैसे जैसे आप पेंसिल का जैसे जैसे आप पेंसिल का नंबर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ रहा है आपका, हाँ या ना। आपके पास एक पेंसिल था तो आपने 5 रुपया दिया, अब आपके पास 2 पेंसिल आ गया तो आपने 10 रुपया दे दिया, अब आपके पास 3 पेंसिल आ गया तो आपने 15 रुपया दे दिया, अब आपके पास 4 पेंसिल आ गया तो आपने 20 रुपया दे दिया। तो जैसे जैसे आपका पेंसिल का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका प्राइस भी तो बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या कहता है, डायरेक्ट वेरिएशन ये कहता है कि जब भी एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो बताइए, क्या यहाँ पे पेंसिल बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो डायरेक्ट वेरिएशन ये कहता है कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, या फिर एक चीज घटेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक घट जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास 4 पेंसिल आ गया, तो 20 रुपया हमने उसको दिया। अब हमने बोला कि नहीं, एक पेंसिल हमको नहीं चाहिए, वापस कर लीजिए। तो अब मेरे पास कितना पेंसिल आ गया, 3 पेंसिल। अब हम उसको कितना देंगे, 15, फिर एक और वापस कर देंगे। तो अब मेरे पास कितना बचा, 2 पेंसिल, कितना देंगे आप, 10 रुपया। बस, मतलब जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घटा रहे हैं तो दूसरा भी ऑटोमेटिक घट जा रहा है। तो डायरेक्ट वेरिएशन आपको यही कहता है कि देखो यार, कोई भी आपके पास जब 2 चीज रहे ना, तो उसमें हमेशा क्या होगा, यदि एक चीज पहला कुछ बढ़ेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, या फिर पहला चीज कुछ घट जाएगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो पेन वाले पेंसिल से पेंसिल वाले एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आप पेंसिल का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, प्राइस भी आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम बोल नहीं सकते हैं कि एक चीज जैसे जैसे बढ़ेगा दूसरा भी वैसे वैसे ही बढ़ेगा, या फिर पहला को घटाओगे तो दूसरा भी अपने आप घट जाएगा। तो सब कुछ भूल जाओ, डायरेक्ट वेरिएशन में केवल एक स्टेटमेंट याद रखना है कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, याद रहेगा, बस सिंपल है। अब इसको बनाने के लिए डायरेक्ट वेरिएशन का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है उसका देख लेते हैं। देखो, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है x1 बाई y1 इक्वल्स टू x2 बाई y2, यही इसका फॉर्मूला है, बस। अब सर ये क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल होगा, इसमें x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, सब बताएंगे। अभी फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको लिख लीजिए। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपको 2 ही बात बस ध्यान रखना है। पहला ये कि डायरेक्ट वेरिएशन में जब भी कोई एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, या फिर कोई पहला चीज घटेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक हमारा घट जाएगा। ये पहला आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज, डायरेक्ट वेरिएशन में आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, x1 बाई y1 इक्वल्स टू x2 बाई y2, सिंपल, ठीक। चलिए अब समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसमें सवाल कैसे बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका। देखिए,
ये मिटा दे, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट वेरिएशन में एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, या फिर एक चीज घटेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक घट जाएगा। अब इसका ना आपको रोल समझाते हैं कि कितना ज्यादा ये हमारे एवरीडे लाइफ में काम आता है, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो सवाल जब हम आपको यहाँ पे बना रहे होंगे ना, तो हमारा मेन मोटिव केवल आंसर निकालना नहीं होगा, सवाल में क्या कहना चाह रहा है उसको समझना भी होगा। ठीक है, समझते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इज ₹333, 9 खिलौने का दाम कितना है? 333। मतलब कि हम यदि 9 खिलौना खरीदते हैं तो हम दुकानदार को कितना देते हैं? 333 रुपीज देते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच टॉयज, तो बताइए यदि हम 16 खिलौना खरीदेंगे तो कितना देना पड़ेगा। तो अब मेरे हिसाब से ना आप लॉजिक लगाइए, पहले सवाल पे हम लोग आएंगे, कैसे बनेगा वो सब देखेंगे, लेकिन लॉजिक लगाइए जरा। आपका लॉजिक क्या कहता है कि यार यदि 9 खिलौना खरीद रहे हैं तो इतना रुपया देना पड़ रहा है, हम 16 खिलौना खरीदेंगे तो क्या लगता है आपको, इससे ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? सोचो। अरे सिंपल है, यदि आप 9 खिलौने खरीदते हैं तो इतना रुपया आप देते हैं, 16 खिलौना आप खरीदोगे तो क्या इससे कम देना पड़ेगा पैसा या इससे ज्यादा देना पड़ेगा? ज्यादा। सिंपल सी बात है ना, कितना ज्यादा वही तो निकालना है हमको। तो तरीका क्या होगा, अब देखो हर सवाल में ना आपको 2 चीज ढूंढना है, 2 चीज ढूंढना है। तो बताइए इस सवाल में किन 2 चीज के ऊपर बात किया जा रहा है? पहला टॉयज के बारे में बात हो रहा है और दूसरा उसका पैसा यानी उसका प्राइस के बारे में बात हो रहा है। तो हर सवाल में आपको 2 चीज हर बार ढूंढना है कि किसके बारे में बात हो रहा है। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे, तो एक तरफ हमारा क्या था, पेंसिल, एक तरफ था प्राइस। तो जब भी डायरेक्ट का सवाल हो या इनवर्स वेरिएशन का सवाल हो, हर बार आपको कितना चीज ढूंढना है? 2 चीज ढूंढना है, देखना है कि इन सवाल में किन 2 चीज के बारे में बात हो रहा है। तो आप जरा खुद सोच के बताइए कि इस वाले सवाल में किन 2 चीज के बारे में बात हो रहा है। एक बात हो रहा है कि खिलौना कितना है और दूसरा बात हो रहा है कि उसका प्राइस कितना है। तो इस वाले सवाल में 2 चीज क्या निकला हमारा, खिलौना निकला और प्राइस निकला। तो अब आइए हमारा मेन सवाल यहां से बनेगा। देखो इसमें ना बेसिकली आपको बनाना है एक टेबल। तो ऊपर आप लिख सकते हैं टॉयज, अभी आपको समझाएंगे, और नीचे लिख सकते हैं आप उसका प्राइस। ओके, समझ में आ रही है बात? अब देखो करना क्या है, सिंपल सा समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से ये बनता है, ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे दिक्कत आप ही को होगा। देखो ऊपर में हमने लिखा टॉयज और नीचे में लिखा हमने प्राइस। क्या जरूरी है कि सर पहले टॉयज के बारे में बात हुआ तो पहले टॉयज लिखेंगे, प्राइस के बारे में बाद में बात हुआ तो बाद में लिखेंगे उसको नीचे? जरूरी है? नहीं, कोई जरूर नहीं है। इसको आप ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए सबसे पहले लिखना कैसे होता है वो समझो। हमारे पास पहली बार टॉयज कितने हैं? 9। तो टॉयज के बगल में 9 लिख देंगे। और 9 खिलौने का दाम कितना है? 333। उसको कहाँ लिख देंगे? उसके नीचे लिख देंगे 333। प्राइस कितने में दिया हुआ है? प्राइस दिया हुआ है रुपीज में। प्राइस किस में दिया हुआ है? रुपीज में, पैसे में थोड़ी है, रुपीज में है। ये कहानी समझ में आ रहा है? अगला चीज दिखाइए अब जरा ध्यान से, समझो पहले, अभी लिखो मत, पहले समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो हर सवाल में आपको 2 चीज ढूंढना है। पहला, इस सवाल में हमको देखा टॉयज और उसका प्राइस दिखा, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक बना लेंगे टॉयज का और दूसरा बना लेंगे प्राइस का। ठीक, जरूरी नहीं है कि यही हमेशा रहे, आप प्राइस को ऊपर कर सकते हैं, टॉयज को नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, उससे आंसर हमेशा सेम आएगा। अब लिखना कैसे है? पहला बोला गया था कि 9 खिलौने का दाम 333 रुपीज है, तो 9 को ऊपर लिखेंगे और उसका जो प्राइस उसको नीचे लिख देंगे। तो अब बताइए अगला चीज क्या लिखेंगे हम? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच टॉयज। अब बताइए अगला हमारे पास खिलौना कितना है? 16 है। तो टॉयज वाले कैटेगरी में क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब बताइए, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 9 खिलौने का दाम 333 रुपीज है, 16 खिलौने का दाम कितना है पता है क्या आपको? नहीं पता है, वही तो हमको क्या करना है? निकालना है। तो आप इसको क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं। तो इसको आप मान लो यहाँ पे x। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा फॉर्मूला? फॉर्मूला था यहाँ पे x1। तो x1 का मतलब यहाँ पे x1 के जगह पे हमारा क्या काम कर रहा है? 9।
y1 के जगह पे क्या काम कर रहा है 3 3 3, x2 के जगह पे क्या काम कर रहा है 16, और इसके जगह पे क्या काम कर रहा है x। बस इसका मतलब आप केवल ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है याद रखना। बस आपको 2-4 बार प्रैक्टिस होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रहे ना रहे, बस आपको हर बार क्या कर लेना है टेबल क्रिएट कर लेना है। सिंपल है ना, समझ में आया बात। अब तो एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं। हर सवाल में आपको 2 चीज़ ढूंढना है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, उन दोनों का आपको हेडिंग दे देना है, कॉलम बना देना है, जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है उसको उसके सामने लिख देना है। जैसे पहली बार में 9 खिलौने था, उसका दाम कितने थे हमारे पास 333, वो लिख दिया हमने। उसके बाद हमारे पास 16 खिलौना है, उसका दाम कितना होगा वो हमको नहीं पता, वो तो निकाल लेंगे हम। तो क्या मान लेंगे उसको x मान लेंगे। अब x1 बाई y1 वो किसके बराबर होगा x2 बाई y2, मतलब ये डिवाइडेड बाई ये इक्वल टू ये बाई ये। सिंपल फॉर्मूला ही तो कहता है भाई साहब। तो अब हमारा मेन काम क्या होगा, देखो 9/333 इक्वल्स टू 16/x। क्या यही चीज हमारा ये फॉर्मूला नहीं आ गया। देखो अब आपको पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आइए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 333 इंटू 16। मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो फंस जाएंगे आप। 333 इंटू 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9। तो x इक्वल्स टू बताइए, कुछ तो करता हुआ दिख रहा होगा आपको। 3 के टेबल में कितने बार में 3 3 जा 9, और ये 1 1 1। सिंपल। अब क्या 3 से ये कटेगा, अरे बिल्कुल कटेगा। कितने बार में कटेगा 3 1 जा 3, और ये पहले तो बताओ 3 3 जा 9, रुक जाओ 3 3 जा 9 और 2 और 1 21 बचा। तो 3 के टेबल में 27 कितने बार में, सॉरी 21 कितने बार में 37। तो अब आपके पास क्या बचा 37 इंटू 16। तो x इक्वल टू यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 37 इंटू 16। 2 9 और 5 592 ये आ गया हमारा x का वैल्यू। तो बताइए ये क्या निकला हमारा, बताइए तो जरा फटाक से। ये निकला 16 खिलौने का प्राइस। ठीक है, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस द प्राइस ऑफ 16 टॉयज इज रुपीज कितना 592। तो अब जरा समझो क्या यह सवाल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, एकदम सिंपल तरीके से समझना। ठीक है, देखो 9 खिलौने का दाम 333 रुपीज है, तो ऑब्वियस ये बात है 16 खिलौने का दाम इससे तो ज्यादा ही होने वाला है। तो क्या ज्यादा आया, बिल्कुल आया। बस समझ में आ गया बात। अब तो डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल ऐसे ही बनेगा हमेशा। तो क्या निकालना आपको, हर बार 2 चीज पता करना है, किसके बारे में बात हो रहा है, उसके बाद कॉलम बना के उसके सामने वैल्यू लिखते जाइए बस। तो इसको जल्दी से लिखिए, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर हो गया सबका। आगे बढ़े, देखो इसमें क्या बोला गया है, इफ 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 1575, मतलब 15 मीटर कपड़ा यदि खरीदते हैं, सॉरी माय मिस्टेक 25 मीटर यदि कपड़ा हम खरीदते हैं तो कितना देना पड़ता है दुकानदार को 1575 रुपीज देने पड़ते हैं। 15 कितने मीटर का 25 मीटर का। आगे, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ इट कैन बी ब्राउट फॉर रुपीज 2016। तो बताइए 1575 रुपीज में हम कितना मीटर कपड़ा खरीद लेते हैं 25 मीटर। तो अब बताइए कि 2016 रुपए में 2016 रुपीज में हम कपड़ा कितना खरीदेंगे, कितना मीटर। तो आपका लॉजिक क्या कहता है कि यार 1575 रुपीज में 25 मीटर खरीदते हैं, तो 2016 में हम कितना खरीदेंगे, ज्यादा या कम, ज्यादा खरीदेंगे ना, क्योंकि आप ज्यादा पैसा देने वाले हैं तो कपड़ा भी क्या मिलने वाला है आपको, ज्यादा मिलने वाला है। तो बस, तो अब जल्दी से बताइए इस सवाल में आपको 2 चीज क्या दिखा,
मतलब आप बोलोगे इसमें क्लॉथ और प्राइस, तो दो चीज इससे आपने क्या ढूंढ के निकाला, इसमें किस चीज के बारे में बात हो रहा है, कपड़ा के बारे में और उसके प्राइस के बारे में बात हो रहा है, तो बस हो गया। ठीक है, करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया। तो यहाँ पे बस हम कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है, टेबल सेम रहने देते हैं, वैल्यू बस बदल देंगे। हाँ, ये भी बदलना पड़ेगा। तो आप क्या लिखना चाहेंगे पहले ऊपर में बताइए, क्लॉथ, ऊपर में क्लॉथ लिख लो। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख लो क्लॉथ, लेकिन क्लॉथ किस में है, मीटर में, तो ब्रैकेट में मीटर लिख दीजिएगा। किसमें कपड़ा हमारा, मीटर में। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्राइस, प्राइस किस में दिया हुआ है, रुपीज में, वो तो लिख लेंगे ना। तो इस सवाल में कपड़ा और उसके प्राइस के बारे में बात हो रहा है। तो बताइए जल्दी फटाक से एकदम, देखिए कितना मीटर हम कपड़ा खरीदते हैं, पहले 25, तो क्लॉथ के आगे 25 लिखेंगे। तो 25 मीटर कपड़े को जब खरीदते हैं तो कितना देना पड़ता है, 1575। ये कहाँ लिखाएगा, उसके जस्ट नीचे। तो 1575 क्यों नीचे लिखा हमने, क्योंकि ये सेक्शन किसका है, प्राइस का है ना। तो अगला बताइए फिर, अगला दिया हुआ है कि 2016 रुपए में कितना मीटर आएगा। तो बताइए ये कहाँ लिखाएगा, ऊपर या नीचे, नीचे लिखाएगा प्राइस वाले सेक्शन में। तो 2016, और फिर इसको क्या मान लें हम, x मान लो, बस हो गया। और अब ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि दूसरे सवाल का था। क्या अब नहीं बन जाएगा, फिर से वही करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आइए करते हैं, देखिए सिंपल है, 25 बाई 1575 इक्वल्स टू x बाई 2016। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 25 इंटू 2016 इक्वल्स टू 1575 इंटू x। देखो 25 इंटू 2016 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1575 इक्वल्स टू x। आपको क्या लगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला है, कभी नहीं। हमने क्या बोला आपको, मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले क्या करना है, यदि कुछ कट रहा होगा तो कट कर लेंगे, है ना। आइए कट करते हैं। देखो यार सिंपल आपका मानना पड़ेगा कि इसके कहाँ, अरे क्या दिक्कत है, इधर लिखो उधर लिखो, बात बराबर है। तो पहले तो 5 से कटेगा दोनों, तो 5 से काटते हैं पहले। 5 से कितने बार में, 5 बार में। और ये कितने बार में, 3 1 5। देख लो गलती है तो समझो, गलती तो नहीं होना चाहिए, 3 1, ठीक है। अभी भी कटेगा 5 से, क्योंकि ये 5 और इसके लास्ट में भी 5 है। तो 5 1 जा 5, और ये कितने बार में कट जाएगा, 63। हाँ 63 बार में कट जाएगा, 63 में कट गया। हाँ अब 2016 को 63 से डिवाइड करिए। हाँ यदि नहीं आप कर पा रहे हैं तो छोटा छोटा नंबर से काट लो पहले, है ना। हालांकि डिवाइड आप सीधा कर दोगे तो भी कट जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो छोटा नंबर से काट लो पहले। देखो 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 21। यानी कि यदि आप इसको 3 से काटोगे 20 बार में कटेगा, 21। और इसको 3 से काटो कितने बार में, पहला तो 6 18 हो जाएगा, 18 19 20, 672 कर लो एक बार। 2016 को यदि हम 3 से करते हैं 18 आएगा, ठीक है, 672। हाँ अभी भी कटेगा 3 से, 3 से अभी भी कटेगा। 3 से कितने बार में, 7, और ये 3 से कितने बार में कट जाएगा, 2 2 4। हाँ 2 2 4 कट जाएगा। और अब ये 7 से कटेगा 3 बार में, 32। कितना आ गया हमारा फाइनल आंसर, बताइए जल्दी। हाँ तो यहां पे लिख लेंगे 32 इक्वल्स टू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 32 आ गया। देखो 2016 को आप सीधा 63 से भी डिवाइड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा छोटा नंबर से काटो तो भी ठीक है ना, जैसा करो आप, सब बढ़िया है। इसके बाद नीचे में एक स्टेटमेंट लिखिएगा, लिखिए, बोलते हैं
नीचे में स्टेटमेंट लिखिएगा यहाँ पे हैंड्स हाँ क्या था, क्या पूछा गया था, हाउ मेनी मीटर्स, ठीक है लिखिए हैंड्स 32 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, जल्दी से हैंड्स 32 मीटर्स ऑफ क्लॉथ can be brought B-R-O-U-G-H-T can be brought for rupees 2016 समझ में आ गया सबको? मतलब 2016 रुपए में कितना मीटर कपड़ा आ जाएगा? 32 मीटर कपड़ा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना यार। यदि 1575 रुपीज में 25 मीटर कपड़ा आ रहा है तो 2016 रुपए में क्या आने वाला है? कपड़ा कम या ज्यादा? ज्यादा, तो आ गया ज्यादा हमारा, है ना। चलिए हो गया। तो ऐसा ही बनेगा, हर सवाल ऐसा ही बनेगा इसमें। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। तो क्या आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को? देखो क्या बोला गया है। अच्छा पहले पढ़िए, हम तब तक इसको मिटाते हैं इसमें, ठीक है मिटाते हैं, तब तक पढ़ो जरा क्या बोला गया है। समझ में आया? तो क्या अब आप दो चीज बता सकते हैं उस सवाल में क्या क्या बोला गया है? देखिए क्या बोला गया है, समझिए। इफ 13 मीटर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रॉड, यूनिफॉर्म आयरन रॉड का मतलब है बिल्कुल आयरन का रॉड है, बिल्कुल सीधा है, टेढ़ा नहीं है, सीधा है। ठीक है, तो आयरन रॉड कितना लंबा है बताओ? 13 मीटर, यानी कि आपके पास एक आयरन का रॉड है वो 13 मीटर लंबा है। ओके, उसका जो वजन है वो कितना है? 23.4 kg है। मतलब आपके पास 13 मीटर लंबा एक आयरन का रॉड है जिसका वेट कितना है? टोटल 23.4 kg है। ओके आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 6 मीटर्स ऑफ द सेम रॉड। तो बताइए यदि 13 मीटर रॉड का वजन वेट 23.4 kg है तो 6 मीटर रॉड का वजन कितना होगा? तो आप जरा सोच के बताइए, कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि हमारा जो रॉड है वो छोटा है ना, तो उसका वजन भी क्या होगा? छोटा होगा, कम होगा। तो अब यहां से आप दो चीज बताइए किसके बारे में बात हो रहा है? यानी कि आयरन रॉड का बात हो रहा है और उसके वेट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे आप लिख लेंगे आयरन, किसमें दिया हुआ है बताओ? मीटर में। तो ब्रैकेट में लिख देंगे आयरन, मतलब आयरन लिख के ब्रैकेट में मीटर कर देंगे एम। इसका मतलब वो कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आयरन के लेंथ के बारे में, मीटर के बारे में। और उसके बाद यहाँ पे क्या बात होगा? वेट। और वेट किस में दिया हुआ है? केजी में। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग? केजी। कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए जल्दी फटाक से, तो आयरन वाले कैटेगरी में, आयरन वाले बॉक्स में हमारा जो कि मीटर में है वो कितना आ जाएगा? 13। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। और 13 मीटर लंबे रॉड का जो वजन है वो कितना है? 23.4 kg। ठीक, अगला बोला गया था कि बताओ फिर 6 मीटर लंबा रॉड का कितना वजन होगा? तो ये 6 कहाँ आ जाएगा? मीटर वाले कैटेगरी में, यानी कि आयरन वाले कैटेगरी में। तो यहाँ पे 6, और ये नहीं पता हमको तो क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। क्या अब सवाल नहीं बन जाएगा? बस वही चीज है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करिए, ये तो आपको आता ही है। चलिए आइए करते हैं, शुरू करें। देखिए सिंपल करना है यार, बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेट मत करना। 23.4 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 13 इंटू एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 23.4। तो x का वैल्यू हमको चाहिए, तो 6 इंटू 23.4 डिवाइडेड बाई कितना? 13। अच्छा करेंगे अगले स्टेप में, रुक जाओ। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अब ये वाला पॉइंट हम क्या करेंगे? हटाएंगे। तो नीचे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से, क्योंकि एक डिजिट के पहले पॉइंट है।
तो 6 इंटू 234 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 13 इंटू 10 बन जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉइंट को हमने हटाया तो नीचे कितना देना पड़ेगा, 10 तो देना ही पड़ेगा यार। तो अब आ जाओ, थोड़ा कुछ यदि कट वुट रहा होगा तो कट करेंगे हम लोग, जैसे बिल्कुल कट रहा है। देखो ये कितने बार में कटेगा, 2 के टेबल में 3 और ये 2 के टेबल में 5 और 234 13 से हमको ऐसा लगता है पक्का कटता होगा। अच्छा करके देख लेते हैं, रुक जाओ आराम से। 13 से ना एक ही बार में लगी है तो 0 1 बिल्कुल। 13 के टेबल में कितने बार में आता है, 8 बार में 13 8 जा होता है 104, यानी कि 18 बार में पूरा कैंसिल। ठीक, तो इसको पूरा पूरा काट लो कितने बार में, 18 बार में। अब तो कुछ नहीं कटने वाला है ना। तो अब उसके बाद यहाँ पे आ जाना थोड़ा, आपके सामने अब बचा x इक्वल्स टू कितना, 3 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5। तो 18 3 जा 54 बाई 5। तो अब इसको सिंपली आप डिवाइड करो और आंसर लेकर आओ। 54 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो यार पहली बार तो एक ही बार में लग जाएगा, उसके बाद फिर 0 देंगे, फिर पॉइंट। हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये 0, 8 बार में कितना हो गया 10.8। ठीक है, तो यहाँ पे 10.8, बस ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब एक बात समझिए पहले, हम वो तो गया अब, लेकिन समझ लो पहले। देखो यार सिंपल सा बात है, क्या बात है हमारा, यदि 13 मीटर लंबा रॉड है तो उसका वजन 23.4 kg है। तो यदि 6 मीटर लंबा रॉड होगा तो उसका वजन कितना आ गया 10.8, जो कि कम है, आना भी चाहिए था कम हमारा, क्योंकि रॉड क्या है, छोटा है ना। तो ये हो गया हमारा। तो इसके नीचे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंड्स लिखिए, हम बोलते हैं हैंड्स लिखिए, बोले द वेट ऑफ, सबको लिखिए, ऑनलाइन बोले बच्चे आप लोग भी लिखिए, पहले यहां तक कंप्लीट करके इसके बाद इसमें एक स्टेटमेंट लिखिए, बोलते हैं हैंड्स द वेट ऑफ 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड इज 10.8 kg, इज 10.8 kg। क्या लिखा आपने, हैंड्स द वेट ऑफ 6 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड इज 10.8 kg। बस हो गया, इतना तो पूछा गया था इसमें। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। इस वाले को थोड़ा हम आपको होमवर्क देते हैं, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। आइए थोड़ा पहले देखते हैं क्या क्या इसमें बात हुआ है। हाँ पहले सवाल को समझते हैं, फिर इसमें कुछ हम लोग बात करेंगे। देखो क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ 3 मीटर हाई पोल एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द डे इज 3.6 मीटर। मतलब क्या हुआ इसका, देखो एक बार फिर से समझो, नहीं समझ में आया ना स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो का मतलब क्या होता है, परछाई, है ना। तो परछाई का जो लेंथ है वो कितना है, अच्छा एक मिनट, नहीं, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ 3 मीटर हाई पोल, एक पोल है हमारा, वो पोल का जो हाइट है वो कितना है 3 मीटर। मतलब कि एक पोल है आपके पास, उस पोल का जो हाइट है वो 3 मीटर है, और वो पोल जो जमीन में परछाई बनाता है वो कितने मीटर का बनाता है, 3.6 मीटर का बनाता है। मतलब आपके पास बताइए पोल का हाइट कितना है, मान लो मेरा ही हाइट 3 मीटर है, सपोज करो हम पोल हैं, तो हम जमीन पे परछाई कितने मीटर का बना रहे हैं, 3.6 का। ठीक है, तो एक पोल है 3 मीटर का, उसका पोल का हाइट जो वो 3 मीटर है, और वो परछाई जो बना रहा है, अपना जो शैडो बना रहा है जमीन पे, वो 3.6 मीटर का बना दे रहा है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ अनदर पोल, तो दूसरा पोल का बताइए क्या हाइट होगा, whose shadow is that at that time is 54 मीटर लॉन्ग।
तो देखिए, एक 3 मीटर का पोल जो परछाई बनाता है वो 3.6 मीटर का बनाता है। तो बताइए फिर, अब आपके पास दूसरा जो शैडो है वो 54 मीटर लंबा है, मतलब जमीन पे जो परछाई बन रहा है वो 54 मीटर लंबा परछाई बन रहा है। तो बताइए, पोल छोटा रहा होगा या बड़ा रहा होगा? छोटा। अरे बड़ा रहा होगा ना, पोल बड़ा होगा तभी तो परछाई भी बड़ा बनेगा। जैसे इसमें पोल 3 ही मीटर का था तो परछाई भी कितना बन रहा है? 3 के आसपास बन रहा है, 3.6। अब परछाई बन रहा है 54 मीटर लंबा, तो पोल भी क्या रहा होगा? बहुत बड़ा रहा होगा। हाँ, जो भी रहा होगा, लेकिन पोल तो बहुत बड़ा रहा होगा ना, इस वाले से तो यार पक्का बड़ा ही रहा होगा। तो अब बताइए, इसमें हमारा क्या दो चीज दिख रहा है आपको? एक दिख रहा होगा पोल का लेंथ, और दूसरा दिख रहा होगा आपको शैडो का लेंथ। सिंपल है। तो पहला पोल और दूसरा शैडो, और दोनों किस में है? मीटर में है। तो यहां पे हम लोग फिर से दो कैटेगरी बनाएंगे अपना। हाँ, पहला लिखेंगे पोल, और पोल किस में दिया हुआ है? मीटर में, तो ब्रैकेट में एम लिख देंगे। और अगला शैडो यानी कि परछाई, ये भी किस में दिया हुआ है? मीटर में। सिंपल है। तो बताइए अब जरा ध्यान से, फिर पोल का जो लंबाई है यानी कि जो हाइट है वो कितना है? 3 मीटर। तो परछाई कितने का बनाता है वो? 3.6 मीटर का बनाता है। अब दूसरे बार में क्या है? परछाई बना रहा है 54 मीटर का, तो कहां लिखेंगे उसको, ऊपर या नीचे? नीचे 54। तो फिर पोल कितने का है? पोल का क्या लेंथ होगा? नहीं पता हमको, तो एक्स मान लेंगे। सिंपल। चलिए बस अब बनाइए, फिर हो गया। इतना ही करना होता है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या ये वाला आप बना लेंगे? थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, और ये वाला आपको खुद बनाना है क्योंकि 3 सवाल आपने भी तुरंत बनाया। 3/3.6 इक्वल्स टू एक्स बाई 54। क्या करना है हमको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 54 इक्वल्स टू 3.6 इंटू एक्स। तो 3 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 3.6 इक्वल्स टू एक्स। तो 3 इंटू 54, चलिए जरा सोच के बताइएगा क्या करने वाले हैं। नीचे 3.6 है, हम पॉइंट को हटाएंगे तो वो 10 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे केवल 36 बचेगा, और यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, बराबर एक्स। अब क्या इसको कट वगैरह करके आप आंसर नहीं लेकर आ जाएंगे? हो जाएगा, छोड़ दे अब हम। तो जो भी एक्स का वैल्यू आएगा, फिर नीचे लिखेंगे आप एक स्टेटमेंट, हैंस, जो आपने लिखा है कि हैंस द लेंथ या फिर हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज, जितना इसका आंसर आएगा उतना लिख देंगे। हैंस हाइट ऑफ द पोल इज, जितना आएगा उतना लिख देंगे। हो जाएगा ना? सिंपल है। तो इसको जल्दी से, ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले सबको इसको जल्दी से लिख लीजिए। तो ये वाला बस हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं होमवर्क में? क्योंकि सिंपल है यार, है ना? सिंपल है, और आपने 3 सवाल बनाया है तो इसको भी कर लीजिएगा, इसलिए दे रहे हैं। देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है यूनिटरी मेथड, उसके अंदर हमने आज शुरुआत किया था डायरेक्ट वेरिएशन, जिसको आप डायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोलते हैं, वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा इसमें कुछ खास वाली बात नहीं है, ठीक है? तो अब आप डायरेक्ट वेरिएशन का जो एक्सरसाइज है अपने बुक में उसको बनाइए। कोई डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछेंगे, और आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है ना? खत्म। तो हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? यूनिटरी मेथड का सेकेंड पार्ट, इनवर्स प्रपोर्शन यानी कि इनवर्स वेरिएशन। तो कल हम लोग उसको भी पढ़ के कल ही खत्म कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल। और हाँ, किसी भी प्रकार का डाउट रहा होगा किसी भी सवाल में, आप लोग बनाइए। जिस भी किताब को बनाते हैं, जो भी बुक आपके पास है उसको बनाइए। कहीं पे कोई डाउट आए तो क्लास में आप लोग पूछेगा और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।